हाय एवरीवन, सो वेलकम टू सिविल स्टाफ स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम एंड टेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 करवाया था आपको, राइट, जिसमें मैंने आपको सिंपली जो है आइडेंटिफिकेशन बताई थी। तो आज हम टाइम एंड टेंस का जो पार्ट 2 देखेंगे और इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या बातें हैं। अब क्या होता है कि जो 3 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है, छोटी क्लासेस से हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानना है। वर्ब से आप कैच कर सकते हो कि भाई कहीं पे डू डज आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, एस और यस लग रहा है, या इज देम आ रहा है, हैज हैव लग रहा है, या हैज बीन हैव बीन लग रहा है। तो आप वर्ब के थ्रू जो है टेंस को पकड़ सकते हो कि सर ये तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, राइट। लेकिन और भी मेथड होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इन वर्ड्स के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज योर प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट की जो पहली स्टेट होती है इंडेफिनिट स्टेट, पास्ट की जो फर्स्ट स्टेट होती है इंडेफिनिट स्टेट, और जो आपका फ्यूचर का जो इंडेफिनिट स्टेट होती है स्टूडेंट्स, इस स्टेट के अंदर तीनों ही टेंस की जो इंडेफिनिट स्टेट होती है, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप इनको यूज कर सकते हो। जैसे डेली वर्ड है, जैसे एवरी डे है, फिर एवरी के साथ एवरी वीक बोल सकते हो, एवरी के साथ मंथ बोल सकते हो, एवरी ईयर बोल सकते हो, राइट। फिर आप यहाँ पे एवरी वीकेंड भी बोल सकते हो। तो मतलब इन सारे एक्सप्रेशंस के साथ, इन सारे शब्दों के साथ आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस को लिख सकते हो, राइट। अब आगे आप देख सकते हो, नेवर वर्ड आप इस स्टेट में लिख सकते हो, ऑफन वर्ड आप लिख सकते हो, सेल्डम लिख सकते हो, ऑलवेज लिख सकते हो, फिर जनरली आ सकता है इस स्टेट में। इन तीनों टेंस की इंडेफिनिट स्टेट में वर्ड्स लिखे जाते हैं। आगे चलेंगे तो यूजुअली लिख सकते हो, रेयरली भी आ सकता है, मोस्टली आ सकता है, ओकेजनली आ सकता है, नॉर्मली आ सकता है, फ्रीक्वेंटली एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट की इंडेफिनिट स्टेट में, पास्ट का जो इंडेफिनिट स्टेट है और फ्यूचर इंडेफिनिट स्टेट में लिखे जा सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कि कैसे लिखेंगे इनको, तो हम थोड़ा एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहां पे लिखे हुए, जैसे मैं बोलता हूं शी या ही नेवर गोज देयर, राइट। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और गो या गोज, यहाँ पे ही का नंबर सिंगुलर है तो यहाँ पे एस और यस लग गया, तो ये होगी हमारी वर्ब, और मिडल में क्या आ गया जी, नेवर। तो ये इंडेफिनिट स्टेट का वाक्य, आप यहाँ वर्ब से इसको कैच कर लोगे कि सर यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पे गोज आ गया, राइट। अगर मैं बोलता हूं ही नेवर वेंट देयर, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अपनी जगह है, लेकिन मैंने इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ब को चेंज कर दिया। ऊपर गोज है तो नीचे वेंट किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट स्टेट में आता है। तो अब आप यहाँ पे पहचान लोगे कि नेवर को आप ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज कर रहा है। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे बोलूं, ही विल नेवर गो देयर, राइट। तो अब हमने नेवर को यहां पे यूज कर लिया, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे मॉडल वर्ब आ गई हमारी विल, फिर आ गई हमारे यहाँ पे मेन वर्ब। तो फ्यूचर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के मिडल में नेवर को लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा इंडेफिनिट स्टेट ऑफ फ्यूचर हो गया, ये इंडेफिनिट स्टेट ऑफ पास्ट हो गया, ये इंडेफिनिट स्टेट ऑफ का इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो मतलब तीनों ही टेंस की इंडेफिनिट स्टेट में आप इन सारे वर्ड्स का यूज कर सकते हो। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं और आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रहा है तो समझ जाओ ये सिंपल प्रेजेंट है, अगर सेकंड फॉर्म दे रहा है तो समझ जाओ कि वहां पे सिंपल पास्ट है, और अगर थर्ड आपका विल और शैल लगा के दे रहा है तो समझ जाओ वहां पे ये फ्यूचर टेंस को व्यक्त करता है। अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, यूजुअली है, रेयरली है, मोस्टली है, जैसे पिछले पेज पे लास्ट वर्ड हमारा ये जनरली भी था। तो क्या होता है कि इन वर्ड्स को तो आप सेंटेंस में कहीं पे भी यूज कर लो। जैसे आप, कई लोग ऐसे बोलते हैं जनरली वी गो देयर, अच्छा कई लोग ऐसे बोलते हैं वी गो देयर जनरली, राइट। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं वी जनरली गो देयर, राइट। तो इनके ऊपर तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनता है। जैसे कि ये पॉइंट है, यहां पे आप इसको देख सकते हो, पूरा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक, इन 4 वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखना है, नेवर, ऑफन, आपका नेवर है, आपका ऑफन है, राइट। फिर आपका जो है यहां पे ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज एक्सेट्रा। इन 4 शब्दों का स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें, इन 4 वर्ड्स को प्लेस किया जाता है बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब के, राइट।
जैसे कि मैंने आपको पीछे जो जितने भी एग्जांपल ये लिख के बताए, देखो ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये वर्ब है, मिडल में आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, यहाँ पे भी मिडल आ रहा है, ये सब्जेक्ट है और ये दोनों वर्ब है, इनके भी मिडल में आ रहा है। तो मतलब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की ये 4 वर्ड हमेशा याद रखने हैं, इनको आप आगे पीछे नहीं लगा सकते। आप ऐसे नहीं बोलते कभी ही गोज देयर नेवर, रॉन्ग हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, ही नेवर गोज देयर। आई नेवर प्ले क्रिकेट, आप कभी ऐसे नहीं बोलोगे आई प्ले क्रिकेट नेवर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में प्लेस किया जाता है। अब ये एग्जांपल है यहाँ पे, बोला माय फ्रेंड मीट्स मी ऑफन नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। अब माय फ्रेंड इस सेंटेंस में क्या बना, सब्जेक्ट, राइट, और मीट्स इसमें क्या आ गई, वर्ब। और देखो ऑफन कहां लगा रहा है, बाद में, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। ये सही कैसे होगा, ये ऐसे होगा सही, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। माय फ्रेंड सब्जेक्ट है, राइट, और मीट्स इसमें वर्ब है, तो मीट्स को थोड़ा आगे लिख देता हूं, मीट्स, और ऑफन आपको यहां लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारी वर्ब आ जाएगी और सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में क्या लग रहा है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सेंटेंस राइट ऐसे बनेगा, माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी, जबकि ये जो पार्ट है, मतलब ये पेपर में अगर ए ऑप्शन होगा तो आप इस पे टिक मार के आ सकते हो कि ये गलत है। तो राइट होगा, माय फ्रेंड ऑफन मीट्स मी नियर द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी टू डिस्कस सम करंट अफेयर्स, राइट। तो ये ऐसे बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जितने मैंने और वर्ड्स बताए, यूजुअली है, रेयरली है, नॉर्मली है, जनरली है, ठीक है, इनके ऊपर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता है। ये आप सेंस के अकॉर्डिंग कहीं पे भी बोल सकते हो, बट ज्यादा बेटर होगा ग्रामर जो ये बोलता है, ग्रामेटिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इनको सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आप बोलोगे ही यूजुअली प्लेज क्रिकेट, राइट। तो ये ज्यादा मच बेटर है, क्योंकि देखो यहां सब्जेक्ट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टेटमेंट है, ये वर्ब के साथ एस लगा रहा है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, सिंगुलर पर्सन है तो एस लगा, और यहां पे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिडल में आ गई। तो अगर आप इस वाक्य को ऐसे भी बोलते हो, यूजुअली ही प्लेज क्रिकेट, अब नॉर्मली इनफॉर्मल लैंग्वेज में लोग ऐसे यूज करते हैं, he plays cricket usually, या generally we go there, we generally go there, we go there generally, तो इनको आगे पीछे लगा देते हैं लोग इनफॉर्मल भाषा में। बट ग्रामेटिकली मैं आपको बताऊं तो ये वर्ड ज्यादा बेटर होता है कि आप इनको सब्जेक्ट और वर्ब के मिडल में यूज करें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इंडेफिनिट स्टेट के वर्ड्स तो आपको देखो जी मैंने बता दिए। अब आगे हमारी सेकंड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टेट के भी अपने कुछ वर्ड्स होते हैं। जैसे इंडेफिनिट स्टेट के वर्ड्स हैं तो कुछ कॉन्टिन्यूस स्टेट के भी वर्ड्स हैं। बट इंडेफिनिट टेंस में एक बात हमने देखी स्टूडेंट्स की, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा दिए वर्ड्स, पास्ट इंडेफिनिट में भी लगा दिया, और नेवर को हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी यूज कर लिया, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं आई नेवर प्ले क्रिकेट, आई नेवर प्लेड क्रिकेट, आई शैल नेवर प्ले क्रिकेट, तो मतलब नेवर वर्ड को आप तीनों इंडेफिनिट स्टेट में लिख सकते हो। बट क्या जो कॉन्टिन्यूस टेंस के वर्ड्स होते हैं वो भी तीनों टेंस में सेम लिखे जाते हैं? जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकते हैं, पास्ट में भी आ सकते हैं, और आप बोलोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट में भी आ सकते हैं ये जो वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, तो आंसर है नहीं, नहीं आ सकते, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अपने ही अलग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो वर्ड्स हैं, देखो ना बात चल रही है प्रेजेंट की, तो ये वर्ड्स कभी पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं आ सकते ना। नाउ कभी पास्ट को बताता ही नहीं है। नाउ का फिर जब हम नरेशंस पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा नरेशंस के अंदर फिर नाउ का क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, देन बन जाता है, नाउ चेंज होता है देन में, राइट। तो नाउ का जो देन होता है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगा सकते हो, लेकिन नाउ को आप कभी भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं यूज कर सकते। तो नाउ चेंज इनटू देन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहले बात कर लेते हैं। नाउ यहां पे आ सकता है, ठीक है। नाउ डेज आप यहां लिख सकते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टेट का वर्ड के वर्ड्स में दीज डेज लिख सकते हो, प्रेजेंटली आ सकता है, करंटली आ सकता है, दिस वीक आ सकता है, दिस मंथ आ सकता है, दिस ईयर आ सकता है, दिस वीकेंड आ सकता है, और स्टिल भी आ सकता है, और लास्ट एंड फाइनल वर्ड डे बाय डे। तो देखो ना ये सारे वर्ड्स लगा सकते हो आप। जैसे मैं तो नाउ आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, आप बोलोगे नाउ वी आर अटेंडिंग अवर इंग्लिश क्लास, तो नाउ वर्ड्स को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज कर पा रहे हैं, राइट। अब आप बोलते हो प्रेजेंटली मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूं, आप इसमें एट प्रेजेंट भी लिख सकते हो, एट प्रेजेंट। तो आप बोलोगे प्रेजेंटली आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, एट प्रेजेंट आई एम नॉट वर्किंग इन द फैक्ट्री, स्टिल ही इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री। प्रेजेंटली आई एम
डिलीवरिंग माई लेक्चर, राइट। सो डे बाय डे, दिन ब दिन हालात खराब होते हैं, ऐसे नहीं बोलते हम क्या बोलेंगे, दिन ब दिन हालात खराब हो रहे हैं, द कंडीशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, right? So all these words you people can use in present continuous state. These words can't be used in past continuous state or फ्यूचर कॉन्टिन्यूस स्टेट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अपने अलग वर्ड्स हैं। मैं एक दो एग्जांपल यहां पे दे देता हूं आपको, एग्जांपल के लिए मैंने जगह छोड़ी है। मैं बोलता हूं द कंडीशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, राइट। तो ये हमने यहां पे यूज कर लिया। अब गेटिंग वर्ड्स के लिए आप एक वर्ड भी यूज कर सकते हो, थोड़ा इफेक्टिव बनाना हो सेंटेंस को, तो गेटिंग वर्ड्स के लिए आप यहां पे ये भी यूज कर सकते हो, डिट्यूरेटिंग। डिट्यूरेटिंग भी डायरेक्ट भी बोल सकते हो, द कंडीशंस आर डिट्यूरेटिंग डे बाय डे, राइट। अब अगर हालात सुधर रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, तो फिर आप इसका ऑपोजिट लिख दें, एमेलियोरेटिंग, राइट। इंप्रूविंग, गेटिंग, ये बोथ आर ऑपोजिट है। डिटेरियोरेट का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? डिटेरियोरेटिंग का ऑपोजिट क्या होता है? अमेलियोरेटिंग। अमेलियोरेटिंग का मीनिंग होता है बेसिकली गेटिंग इंप्रूव्ड, और डिटेरियोरेटिंग का मीनिंग क्या होता है? गेटिंग वर्स एक्चुअली, राइट। तो हमने डे बाय डे यूज कर लिया। आप और बोल सकते हो, द वर्कर्स आर स्टिल वर्किंग इन द फैक्ट्री। तो मतलब ये जितने भी वर्ड्स आपको बताए, आप इन वर्ड्स का यूज करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाक्य बना सकते हो। You people can form so many examples by using these words in present continuous state, right? अब अगर present continuous state के ये वाले words हैं जिनके मैंने एग्जांपल दिए, तो फिर past continuous state के words कौन से होंगे? past continuous state के भी अपने words होते हैं स्टूडेंट्स, right? जैसे कि while typically past continuous में लगता है। जैसे now अगर present continuous में है, this time I am teaching you, लेकिन this का past में क्या बनेगा? that time। जैसे मैंने यहां लिखा हुआ that time, right? This time present continuous, और that time I was going there, that time I was scolding you, so that time आपका चलेगा past continuous में, right? So while आ गया, then आ गया, ठीक है। फिर आपका these days आपका present continuous में आएगा, these days she is working hard, these days she is performing well, right? लेकिन these days का नरेशन के अंदर फिर क्या बन जाता है? this का क्या बन जाता है? that बन जाता है। these का क्या बन जाता है? those बन जाता है, क्योंकि वहां पे हर वो प्रेजेंट की हैपनिंग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हमें पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो यहां पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? those days, this time प्रेजेंट में आएगा तो that time पास्ट में चला जाएगा। अब while का ध्यान रखना आपने, while को आप टिपिकली पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हो। जैसे आप बोलते हो while I was driving a car, while I was driving a car, I met with an accident, राइट। तो ये बन गया हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, while I was driving a car, I met with an accident। तो टिपिकली while वर्ड का ध्यान रखना है बेटा, ये हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं। अब अगर इंडेफिनेट स्टेट के वर्ड सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनेट स्टेट, पास्ट इंडेफिनेट स्टेट, फ्यूचर इंडेफिनेट स्टेट के वर्ड सेम है, इंडेफिनेट के वर्ड्स और परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स सेम होते हैं, मतलब सेम इन द सेंस बोल रहा हूं मैं कि तीनों ही परफेक्ट स्टेट में लिखे जा सकते हैं। प्रेजेंट की भी परफेक्ट स्टेट होती है, पास्ट का भी परफेक्ट स्टेट होता है, और फ्यूचर की भी जो परफेक्ट स्टेट होती है उसके जो वर्ड्स हैं वो ये लिखे हुए हैं। ऑलरेडी को आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगा सकते हो, पास्ट परफेक्ट में भी लगा सकते हो, फ्यूचर परफेक्ट में भी लगा सकते हो। मैंने ये मूवी, आप बोलते हो कि मैंने ये मूवी पहले ही देख ली है, या मैं ये अपना होमवर्क तो पहले ही कर चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। तो आप इसको पास्ट में भी बोल सकते हो कि मैं अपना होमवर्क पहले ही कर चुका था, सो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, या वो अपना होमवर्क पहले ही कर चुकी होगी, शी विल हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हर होमवर्क। तो तीनों परफेक्ट की स्टेट में ये वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, और परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स होते हैं ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, टिल नाउ, अप टिल नाउ, जस्ट, यट और एज यट। अब जैसे
टिल नाउ से टिल से अप टिल बन जाता है, टिल और अप टिल, टिल नाउ और अप टिल नाउ दोनों ही सेम है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे टू से अप टू बनता है ना, एक आपने टू पढ़ा होगा टीओ, और एक फिर अप टू भी तो होता है टू, तो जैसे टू से अप टू फॉर्म होता है वैसे ही टिल नाउ से अप टिल नाउ बन जाता है, राइट। तो इन सारे वर्ड्स को आप इंडेफिनिट परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स हैं ये स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्टेट में लिखे जा सकते हैं। टेंस की जो परफेक्ट स्टेट होती है, तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसके ही ये वर्ड्स सारे यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, राइट। इसमें आपको यट और एज यट का ध्यान रखना बेटा। ये जो यट होता है या एज यट होता है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यट और एज यट दो ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। यट और एज यट को आप कभी भी सिंपल वाक्य में यूज नहीं कर सकते, यट और एज यट का यूज हमेशा ही नेगेटिव वाक्य में किया जाता है, ठीक है जी। जैसे मैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं, सम पीपल स्पीक लाइक दिस, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट्स योर ड्रीम, भैया आप लोग क्या बनना चाहते हो, आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, तो आप आगे से रिप्लाई करते हो सर आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया। Some people reply like this, I haven't decided yet। तो ये जो yet और as yet होते हैं, पहली बात तो ये सेंटेंस के हमेशा ही एंड में यूज किए जाते हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों को जब हम यूज करते हैं तो वाक्य का नेगेटिव होना मैंडेटरी होता है। द सेंटेंस आपका नेगेटिव ही होना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो वहां पे yet और as yet का यूज नहीं कर सकते आप। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आप और भी एग्जांपल बना सकते हो स्टूडेंट्स, सो फार भी अब तक होता है, टिल नाउ और अप टिल नाउ भी अब तक ही होता है। जैसे आप बोलते हो कि मैंने अब तक 2 सवाल सॉल्व कर दिए हैं, सो आई हैव सॉल्व्ड 2 सम्स सो फार। ट्राई टू अप्लाई दिस। एग्जाम्पल में जब तक आप यूज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है इसका, राइट। तो हमेशा ही एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो इन वर्ड्स को यूज करके। आप बोलते हो मेरे दोस्त ने हाल ही में चंडीगढ़ विजिट किया, कैसे बोलोगे, माई फ्रेंड हैज रिसेंटली विजिटेड चंडीगढ़। सो माई फ्रेंड हैज रिसेंटली विजिटेड चंडीगढ़, तो ये हमारा हो गया परफेक्ट टेंस में हमने रिसेंटली वर्ड को यूज कर लिया। सो आई होप आपको ये तीनों ही स्टेट के वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो चौथी स्टेट होती है ना, जैसे प्रेजेंट का फोर्थ स्टेट क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फिर पास्ट की चौथी क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर की फोर्थ स्टेट कौन सी होती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस स्टेट के कोई भी वर्ड्स यूज नहीं होते हैं, कोई भी वर्ड्स आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ग्रामर में नहीं मिलेंगे। सिर्फ 3 ही स्टेट के वर्ड्स हैं, इंडेफिनिट स्टेट के अपने वर्ड्स हैं, कॉन्टिन्यूस स्टेट के अपने वर्ड्स हैं, और परफेक्ट स्टेट के वर्ड्स होते हैं। फोर्थ स्टेट के कोई भी वर्ड्स नहीं होते। अब जब हमने ये देख लिया टेंस में, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है, परफेक्ट की क्या होती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की क्या होती है, तो अगला जो स्टेप आता है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि इंग्लिश में वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर वाक्य की बात करें, सबसे पहला जो वाक्य होता है उसका नाम है इंग्लिश में अफर्मेटिव। सुना होगा आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार अफर्मेटिव क्या होता है। अफर्मेटिव का ही दूसरा नाम होता है बेटा असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। और इसका तीसरा नाम एक और भी होता है सिंपल सेंटेंस, राइट। और इसका फोर्थ एक और नाम भी होता है पॉजिटिव सेंटेंस। कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यार अफर्मेटिव तो हमें पढ़ाया नहीं है, पता नहीं अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो सिंपल का ही दूसरा नाम है, सिंपल बोल लो, अफर्मेटिव बोल लो, असर्टिव बोल लो, पॉजिटिव बोल लो। ये है पहला वाक्य का टाइप। दूसरे अगर सेंटेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेकंड सेंटेंस होता है हमारा नेगेटिव, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, वो सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप की बात करें तो थर्ड टाइप का वाक्य होता है हमारा इंट्रोगेटिव, INTERROGATI, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर फोर्थ की बात करें तो फोर्थ वाक्य होता है हमारा दैट इज इंटरोगेटिव कम नेगेटिव, कम नेगेटिव, राइट। अब जब हम टेंस को डील करते हैं, टेंस के अंदर तो क्या होता है कि ये 4 तरह के ही वाक्य पढ़ाए जाते हैं, सिंपल, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव कम नेगेटिव। बट अपार्ट फ्रॉम दीज 4 टाइप्स, आपने ध्यान रखना टेंस के अंदर तो टीचर्स आपने पढ़े भी होंगे बचपन में, ठीक है, ये 4 ही सेंटेंस होते हैं। बट ध्यान रखना इसके बाहर ना 3 टाइप के और भी होते हैं।
हालांकि उन 3 टाइप्स के वाक्यों को टेंस के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, उनके ऊपर टिपिकली जब हम नरेशंस पढ़ते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनती ही उन 3 टाइप्स के ऊपर है। उनके मैं यहाँ नाम आपको बता देता हूं। तो फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ जो टाइप आता है सेंटेंस का वो है ऑप्टेटिव। हालांकि ये टेंस में नहीं हम पढ़ेंगे इसको ऑप्टेटिव, लेकिन आपको नाम जरूर पता होने चाहिए कि इंग्लिश में जो वाक्य होते हैं टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, 4 ये होते हैं और 3 अलग से भी होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जिन पे टिपिकली जिनमें क्या आ जाती है हमारी ब्लेसिंग्स, राइट, जिनमें क्या आती है ब्लेसिंग्स। ऑप्टेटिव ब्लेसिंग्स वाले सेंटेंस, BLESSI ब्लेसिंग्स, राइट, जिसमें हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसको ब्लेसिंग्स वाले वाक्य नहीं बोलते, इसका टिपिकली नाम क्या है ग्रामेटिकली? ऑप्टेटिव, राइट। सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इनको बोलते हैं जिसमें हम किसी के लिए ब्लेस करते हैं, ठीक है, किसी को अच्छी विशेस करते हैं। सिक्स्थ जो टाइप है स्टूडेंट दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। सिक्स्थ वन इज इंपैरेटिव सेंटेंस, और इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑर्डर आता है, जिसमें एडवाइस आता है, जिसमें सजेशन आता है, वो होते हैं इंपैरेटिव। और इंपैरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है? इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। एक्चुअली सब्जेक्ट वहां पे बोलते नहीं है, जो वाक्य डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं बेसिकली इंपैरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं बोलता हूं क्लोज द डोर, कैच द बॉल, हेल्प द पुअर, शट द डोर, आपने सुना होगा, ये वाक्य आपने सुने होंगे। तो इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंपैरेटिव टाइप की सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते नहीं है, बट वो सब्जेक्ट होता अंडरस्टूड है। तो जब मैंने ऐसे बोला क्लोज द डोर, तो इसका मतलब तो मैं किसी को बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं मैं खुद को बोल रहा हूं, मैं खुद को ऑर्डर लगा रहा हूं कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दूं। मैं मतलब किसी को बोल रहा हूं क्लोज द डोर, हेल्प द पुअर। तो मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि किसी सामने वाले पर्सन को आप बोल रहे हो, लेकिन उसको लिखते नहीं है, ये ध्यान रखना। सेवंथ एक और टाइप भी होता है बेटा, ध्यान रखना, दैट इज एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का साइन क्या होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आपको पता है ऐसे करके जो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट। सो एक्सक्लेमेटरी का नाम एक्सक्लेमेटरी क्यों पड़ा है? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप के अंदर जो है इस प्रकार ये वाक्य का ये जो प्रकार होता है, ठीक है, इसके अंदर व्हेन वी एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हर्ट, जब हम दिल से मतलब हमारे कुछ सडन एक्सप्रेशंस निकलते हैं, जैसे हुर्रे, ब्रावो, कोई अच्छी चीज हम देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दिस इज, बहुत खूबसूरत सा घर हमने देखा, तो मुंह से एकदम ये वर्ड निकलता है। मतलब ये प्री प्लान नहीं होते, ठीक है। तो जब आप मोच आती है तो मुंह से निकलता आउच, आउच है, उप्स है, हुर्रे है, ब्रावो है, एलास है। एलास आपको पता है सैडनेस को बताता है, ठीक है। तो हुर्रे जो है हैप्पीनेस को बताता है, खुशी को व्यक्त करता है। तो ये टाइप्स है बेसिकली सेंटेंसेस के। अफर्मेटिव सिंपल बोल सकते हो, देन सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज इंट्रोगेटिव, फोर्थ इज इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। इसमें सिर्फ प्रश्नवाचक, इसमें सिर्फ सवाल होता है, इसमें सवाल के साथ साथ नेगेशन भी होता है। फिर फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव, सिक्स्थ वन इज इंपैरेटिव एंड सेवंथ वन इज एक्सक्लेमेटरी। सो एज ए कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स आप लोगों को ये नॉलेज जरूर होना चाहिए कि वाक्य 7 टाइप्स के टोटल होते हैं, इसमें 4 टाइप के जो वाक्य हैं वो हम डील करेंगे टिपिकली टेंस के अंदर, राइट। आगे देखते हैं, अब आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट पे। अब आपको पता है टेंस बेटा 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे को उनकी 4 स्टेट्स हैं। प्रेजेंट की 4 स्टेट्स होती हैं, पास्ट की 4 स्टेट्स होती है, फ्यूचर की 4 स्टेट्स होती हैं। उन्हीं कुछ 4 स्टेट्स को मिला के वो 12 एक्टिव वॉइस बन जाती हैं। देयर आर 12 एक्टिव वॉइस इन ग्रामर, उसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। टेंस ही बेसिकली एक्टिव वॉइस होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको सेंटेंसेस बता दिए। अब सेंटेंसेस के अंदर जो सबसे पहली स्टेट है प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टेट, इसका हमने आज सीखना है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, कि सिंपल सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, राइट। सो जब हम अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो इसका रूल क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट आता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ लगाते हैं एस और ईएस, और आगे लग जाता है ऑब्जेक्ट। बिल्कुल छोटा सा रूल है, सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है, और एंड में लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है ना,
ये लगता है सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से। अगर आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, ही शी इट होगा। अगर ये आपका जो सब्जेक्ट है, जिस बच्चे को सब्जेक्ट नहीं ढूंढना आएगा वो यहां फंस जाएगा। तो सबसे पहले तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही, शी और इट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फिर लिखा जाता है एस या तो ईएस। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, आए होगा, वी होगा, यू होगा या दे होगा, तो फिर वहां पे आपको एस और एस नहीं लगाना होता। सिंपली वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, वहां पे एस और एस नहीं लगता, राइट। अब यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ये जो नाउन चैप्टर होता है, जो नाउन होता है ना, नाउन में जब हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं तो थोड़ा अलग मेथड है, लेकिन जब हम वर्ब चैप्टर के अंदर सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं तो थोड़ा अलग मेथड है, राइट। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल, नाउन और वर्ब का सिंगुलर प्लूरल एक वचन बहुवचन बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आपको छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जैसे टीचर बोलते बेटा ये बॉय है, अगर ये बॉय है तो प्लूरल करेंगे इसको, तो क्या करना पड़ेगा, प्लूरल में बॉयज लिखोगे ना आप, यहाँ पे एस लगाओगे, राइट। मान लो कोई बुक है, अगर यहाँ पे बुक है तो बुक मतलब एक किताब हुई, एक वचन हुआ, लेकिन जब आप इसको बुक्स लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत सारी किताबें हो जाएंगी, राइट, तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो बॉय का बॉयज है, गर्ल का गर्ल्स है, नाउन में ऐसे प्लूरल बनते हैं। लेकिन वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब में क्या होता है, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आपको जो है एस लगाना पड़ेगा, प्लेज आप यहां लिखोगे, ठीक है। यहां पे प्लूरल में एस लग रहा है लेकिन यहां सिंगुलर में एस लगता है, और यहां प्लूरल में क्या लिखोगे, प्ले लिखोगे। तो यही बात यहां समझा रहा था कि थर्ड पर्सन जब सिंगुलर नंबर होगा, ठीक है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लिखना है, और अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नंबर होगा तो फिर वहां पे एस और एस को नहीं लिखते हैं। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो मैं बोलूंगा शी प्लेज चेस। क्योंकि यहां पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने प्लेज लिखा। अब मैं बोलता हूं बारिश होती है, इट रेन्स, इट रेन्स। अब क्योंकि हमारा नंबर सिंगुलर है तो इट रेन नहीं बोलेंगे, इट रेन्स बोलेंगे। पढ़ा होगा आपने, बहुत सिंपल छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो इट रेन बोलेंगे, इट रेन्स बोलेंगे, इट रेन नहीं बोलेंगे। बड़ा छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये नंबर के हिसाब से ही डिसाइड होगा कि आपको वर्ब के साथ एस और एस लगाना है या नहीं लगाना है। क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस के जो नंबर हैं वो सिंगुलर हैं तो हमने एस और एस यहां पे लिखा। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलूं दे, इफ आई से दे, ठीक है, तो फिर आपको वहां पे एस और एस नहीं लगाना है, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट ये यही रहेगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपको एग्जामिनर कैसे उलझाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये छोटी क्लास का ही है, बट आपको यहाँ पे एग्जांपल्स फॉर्म नहीं करने हैं। जैसे छोटी क्लास में आपने अप टू 10th लेवल हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, 10th बच्चे ने पढ़े होते हैं। यहाँ पे अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है जो आपको पीछे बताया, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, कि अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, तो आपको एस और एस लिखना है, ठीक है। अगर प्लूरल होगा तो एस और एस नहीं लिखना है, राइट। तो कॉन्सेप्ट तो यही है, बट एग्जामिनर पूछता कैसे है, जैसे मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स want to visit the town today, राइट। अब अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑप्शन ए है, want टू विजिट ऑप्शन बी बना लेते हैं, द टाउन टुडे ऑप्शन सी है, और डी में हम ले लेते हैं नोवेयर। अब क्या होता है कि यहाँ पे ना मोस्टली जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट को नहीं कैच कर पाते। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये पूरा सब्जेक्ट है, सर फ्रेंड्स यही सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए, सेंटेंस की वाक्य की आपको पार्सिंग करना नहीं चाहिए। पार्सिंग होता है ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है, वाक्य को तोड़ना। बेसिकली जब लेंथी स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको सेंटेंस को ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है। बुरा अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो क्या इस पूरे को सब्जेक्ट मानूं या सिर्फ फ्रेंड्स को सब्जेक्ट मानूं या फिर अ ग्रुप को ही सब्जेक्ट मानूं, तो आपको यहां पे पार्सिंग करना आनी चाहिए। ये देखो प्रेपोजिशन आ गई,
तो जब भी कभी वाक्य में स्टूडेंट ध्यान रखना है, आपने ये रूल हमेशा याद रखना है कि वाक्य में जब कहीं पे भी प्रेपोजिशन आ जाती है तो आपको वहां पे रुक जाना है, थम जाना है, क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले ही हमेशा सब्जेक्ट आते हैं। तो मतलब इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो अग्रुप है। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यहाँ प्रेपो से पहले जो चीज लिखी जा रही है वो सब्जेक्ट मानना है, और इसके बाद जो चीज लिखी जा रही है वो हमेशा ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो मतलब फ्रेंड्स तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। और जो वर्ब हम लगा रहे हैं वांट, ये अग्री करती है, वर्ब हमेशा ही अग्री करती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं लगाते, वर्ब हमेशा ही सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। अब क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, अ ग्रुप, मतलब आर्टिकल ए लगा रहा है तो एक ग्रुप की बात कर रहा है। जैसे अ बॉय इज प्लेइंग, तो इज बोलोगे ना, सिंगुलर लगाओगे ना। सो अगर अ ग्रुप है तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट गलत था, इसमें हो जाएगा यहां पे वांट्स। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको ये थ्योरी पता है कि सब्जेक्ट आता है V1 के साथ, एसोरियस आता है, आपको इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मच थ्योरेटिकल नॉलेज यू हैव, बट आप अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हो, यही बेसिकली कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। वैसे तो बोलना अलग बात है, ठीक है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट इफ यू पीपल आर नॉट एबल टू इंप्लीमेंट योर थ्योरेटिकल नॉलेज, तो उस थ्योरेटिकल नॉलेज का उस टेंस के आने का कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने रूल को, रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करना है। ये पॉइंट आपको पता करने पड़ेंगे कि हाँ यार, प्रेपोजिशन से पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, वर्ब हमेशा अग्री करती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो ऐसे ही इसका पार्ट थर्ड जो रहेगा उसके अंदर फिर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा इसकी अगली फर्दर स्टेट्स को। जैसे इंडेफिनिट का सिर्फ आपको मैंने अफर्मेटिव तक आज करवाया। सो आज के सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।